सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा था वो कम्बिनेशनल लॉजिक थी। कम्बिनेशनल लॉजिक आज समझें, कुछ भी मत लिखें, वीडियो अवेलेबल है और इसको रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है कि इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मीन्स के इस लेक्चर की बेस पे आगे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा था कम्बिनेशनल लॉजिक पे जो आपकी प्रेजेंट आउटपुट होती थी वो डिपेंड करती थी प्रेजेंट इनपुट पे। यहाँ तक क्लियर? हमने इससे पहले जितने भी एंड गेट देखा, और गेट देखा, जितने भी गेट्स देखे, उसमें जो प्रेजेंट आउटपुट थी वो डिपेंड करती थी प्रेजेंट इनपुट पे। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन ज़िंदगी में क्या होता है कि जब आप रियल टाइम के बड़े सर्किट्स को देखते हैं, वहाँ पे कम्बिनेशनल लॉजिक के या सब ब्लॉक्स के मल्टीपल ब्लॉक्स कास्केड हुए होते हैं। इसका ये मतलब है कि वो आपस में सीक्वेंस में ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कर रहे होते हैं। अगर आप लेट्स सपोज ट्रैफिक लाइट सिग्नल की एग्जांपल लें, ये जो आपके नॉर्मल हाईवेज़ पे यूज़ होते हैं, तो पहले रेड लाइट, फिर येलो लाइट, फिर ग्रीन लाइट। ठीक है, ये एक सीक्वेंस चल रहा होता है जिसकी बेस पे आप क्या पूरा वो उस ट्रैफिक के फ्लो को मैनेज करते हैं। तो अब किस तरह सर्किट को पता चलता है कि येलो लाइट के बाद आपने ग्रीन लाइट लानी है और ग्रीन लाइट के बाद आपने किस तरह दोबारा रेड लाइट लानी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि रियल टाइम के जो सर्किट्स होते हैं, जो हम प्रोग्राम करते हैं अपनी आसानी के लिए, उसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह ले लें कि लेट्स कंप्यूटर है, उसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, एडर है, सब्ट्रैक्टर है, डिवीजन है। क्योंकि डिवीजन जो है जब वो डिवाइड कर रहा होगा पहले वो साथ कंपेयर भी कर रहा होगा दो वैल्यूज़ को कि ये आया छोटा है या बड़ा है। इसी तरह एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, तो एक सीक्वेंस आपका चल रहा होता है। कोई और जनरल एग्जांपल ले लें आप कि आप कोई बड़ा रॉकेट सिस्टम बनाते हैं या एरोप्लेन बनाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक काम नहीं कर रहा होता, मल्टीपल फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस आउटपुट्स दे रही होती हैं, फिर वो आउटपुट्स आगे चल के इनपुट्स बन जाते हैं। तो माय पॉइंट इज़ कि रियल लाइफ में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपका सीक्वेंस ख़राब होता है तो उसकी बेस पे पूरा सर्किट के अंदर रैंडमनेस आ जाती है और हम कभी भी बियर नहीं कर सकते कि एक सर्किट के अंदर रैंडमनेस हो। जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होती है उतनी अनरिलायबिलिटी ज़्यादा होती है और हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि एक सिस्टम अनरिलायबल हो। सिस्टम को बनाने का पर्पज़ ही ये होता है कि वो फैसिलिटेट करता है। अगर उसके अंदर अनरिलायबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी फैसिलिटेशन ही सारी इफ़ेक्ट हो जाती है, तो वो हमारे काम का नहीं है। तो इसलिए रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमें एक सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ तक समझ आ गई? मैंने ये कहा बॉटम लाइन रियल लाइफ में जितनी प्रेजेंट आउटपुट पे, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा उसी तरह हमारा अगर इसी तरह के मल्टीपल छोटे छोटे यूनिट्स किसी सर्किट में कनेक्ट होंगे तो उन सर्किट्स के दरमियान सीक्वेंस को मेंटेन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक प्रपोजिशन तो हमने बना ली कि रियल लाइफ में सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है। अब अगली प्रपोजिशन हम ये बना रहे हैं, या मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि सीक्वेंस मेंटेन किस तरह होगा, और अगर मेंटेन होगा तो उसको मेंटेन करेंगे किस तरह, तो बता सकता है? जी, इंस्टेंसेस को स्टोर करके। इंस्टेंसेस को स्टोर करें? कौन सी इंस्टेंसेस को? जो हमारे पास 1 और 0 नहीं, चले आपके पास 1 0 ही है और तो कुछ है ही नहीं। अब उसको स्टोर किस तरह करेंगे, एक क्वेश्चन। और कौन सी इंस्टेंस को स्टोर करेंगे ताकि हम उसको अगले टाइम पे यूटिलिटी के तौर पे यूज़ करें? हम लोग दोनों को स्टोर करेंगे। स्टोर करने का तरीका ही जो बोर्ड पे बने और एक डेटाबेस है। नहीं चले, ये तो बना हुआ है, लेकिन पहले बेबी स्टेप्स के साथ चलते हैं ताकि पूरा रिदम बनेगा। ठीक है, हम पूरे सर्किट के अंदर जो एक्टिविटी है उसे क्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। आप कहते हैं कि क्लॉक के अंदर डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा?
फिर हम लोग क्लॉक्स की बेसिस के ऊपर जो है अपने इंस्टेंसेस को इंस्ट्रक्शंस दे सकें। अच्छा, पर क्लॉक के ऊपर क्या हो रहा है, जिस तरह 4017 आईसी है, हम लोग उसे बार बार टाइमर आईसी से क्लॉक देते रहते हैं, तो वो हर इंस्टेंस के ऊपर एक नए स्टेप को फॉलो करेगा। चलिए, मोइज ने कहा कि टाइमर आईसी एक क्लॉक देने से हम सर्किट के अंदर क्या करेंगे, इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेंगे क्लॉक। वो तो आप क्लॉक ना भी दें फिर भी इंस्टेंसेस तो क्रिएट हो रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन है। क्या 4 में 2 इनपुट्स और 4 कॉम्बिनेशन, उससे ज़्यादा इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं? हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं ना, बार बार उसमें। मैं फिर क्वेश्चन करता हूँ, अगर 2 इनपुट्स हैं, 4 कॉम्बिनेशन हैं, क्या उससे ज़्यादा कोई और इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं? फिर क्लॉक क्या करता है? क्लॉक बेसिकली सर्किट को डिवाइड कर देता है ना एक तरह से। मिसाल के तौर पे 4017 आईसी काउंटर है, तो हमारे पास हम लोग अब अगर उसे अगर बार बार हम लोग चाह रहे हैं कि एक एक पिन आउट वो आउटपुट चेंज करता रहे, शिफ्ट करता रहे, तो हम लोग उसके लिए डायरेक्ट जो है बार बार वो तार निकाल के डालेंगे, तो हम लोग भी एक तरह से गैप्स क्रिएट करें टाइम के अंदर, लेकिन वो हमें मैनुअली करना पड़ रहा है। क्लॉक ही करती है वो, उसे डायनेमिकली हम लोग उसे सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद इस सर्किट के ऊपर XYZ करंट की स्टेट दी जाए, तो ये हमारे पास अपनी अगली सीक्वेंस के ऊपर चाहिए। देखें, मुझे ये कह रहा है, हमें क्लॉक ये फैसिलिटेट करती है कि एक इंस्टेंट के बाद दूसरा इंस्टेंस आना वो खुद ब खुद होगा। यहाँ तक तो मान लिया, लेकिन ये तो अगली स्टेज है। पहला तो ये सीक्वेंस मेंटेन ही किस तरह होगा, सिंकिंग से किस तरह। फिर क्लॉक देखेंगे, फिर समझेंगे। क्लॉक हमें सीक्वेंस मेंटेन करने को कह रहा है कि पहली क्लॉक के बाद दूसरा इनपुट आ जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 0 है, या आप डेसिमल में डेसिमल की एग्जांपल ले लें कि 1 के बाद 2, तस्बीह की जैसे काउंटर की एग्जांपल है, तस्बीह कर रहे हैं, तो 1 के बाद 2 ही गिने, 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 4 ना आए, क्लॉक ही कर सकती है। नहीं, उसके लिए हम लोग इलाज से करेंगे। क्या करेंगे? हम उसके लिए एक सीक्वेंशियल सर्किट बनाएंगे। कौन सा और कैसे? हम लोग इसमें लेफ्ट और राइट शिफ्ट भी यूज कर पाते हैं। चले, और कोई ये मैं इधर उधर की बात नहीं करता है, ठीक है जी। उसी पॉइंट पे आते हैं, सीक्वेंस पे। अगर हमने सीक्वेंस को मेंटेन करना है कि 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए, तो इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए जी? कंपैरेटर सर, कंपैरिजन करने के लिए। किसको कंपेयर करेंगे? नेक्स्ट वाले को फर्स्ट वाले, मतलब जो पैच हमारे पास मौजूद है उसको अगले वाले से कंपेयर करेंगे। तो अगले वाले से कंपेयर किस तरह करेंगे? देखें, अब अगर मुझे, हमने कहा तो ये पढ़ा कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करते हैं प्रेजेंट इनपुट। अब प्रॉब्लम इज सीक्वेंस को जो मेंटेन करना है, तो प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट से काम नहीं चलेगा। सिर्फ हमें पास्ट की वैल्यू भी इनपुट पे लानी पड़ेगी। मैं फिर लिख करता हूँ, अब तक ये पढ़ा था प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करती है प्रेजेंट इनपुट पे, ठीक। अब अगर सीक्वेंस को मेंटेन करना है कि रेड के बाद हमेशा येलो लाइट चले, तो जो येलो लाइट की इनपुट है उधर भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी कि भाई अब तुमने येलो लाइट पे आना है, पुरानी जो लाइट थी वो रेड थी। अगेन, अगर आपका 2 था और मैंने 3 पे जाना है और श्योरिटी के साथ जाना है, तो जो 3 की इनपुट होगी, तो जो जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी उसमें हमें कुछ वैल्यूज फीड करनी पड़ेगी, कुछ इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी पिछले टाइम की, जो 3 की आउटपुट को ये, यानी कि 3 की इनपुट पे ये इंफॉर्मेशन लाए कि हाँ पिछले टाइम पे 2 था, अब आगे चलो। इस तरह चलो कि कुछ ऐसी जो बाकी इनपुट्स रहती हैं उसको इस तरह ऐड करो कि अब 3 आ जाए, और स्कोर दी जाए तो 3 की जो आउटपुट होगी वो डिपेंड कर रही होगी 3 के टाइम की इनपुट पे और 2 के टाइम पे जो आउटपुट आएगी। यानी कि 3 की जो आउटपुट है तब रिलायबली हमें मिलेगी हमेशा जब वो इनपुट पे डिपेंड करेगी उस प्रेजेंट टाइम की, और पास की जो आउटपुट थी उस सर्किट की उस पर डिपेंड करेगी। इस तरह हम हमेशा ऑथेंटिकली हम आउटपुट अपने सीक्वेंस के मुताबिक जनरेट कर सकते हैं। क्या क्लियर हो या नहीं? अगर नहीं तो पूछिए।
जी ठीक है एक बार फिर जी जी एक बार फिर अच्छा मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप काउंट तस्दीक कर रहे हैं 1 से 2 होता है, 2 से 3 होता है, अगर कम्बिनेशनल लॉजिक होगी 1 आएगा फिर उसके बाद जो भी इनपुट उसको देगा तो वो 10 की देगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब उसको पता ही नहीं है कि पहले 1 था, क्योंकि तो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमें सीक्वेंस को मेंटेन करना है कि जो मुझे सीक्वेंस चाहिए कि जो भी रेड लाइट ब्लू लाइट वटेवर या क्रिकेट का मैच है तो पहला ओवर हो फिर दूसरा ओवर हो, ये एक सीक्वेंस है ना। अगर अगर सीक्वेंस को मेंटेन करना है तो जो हमें तो आउटपुट चाहिए, मैं तो सीधी सर्किट बना रहा हूं, तो आउटपुट पे सीक्वेंस को अगर मेंटेन करना है तो इनपुट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन जो पास्ट की आउटपुट थी उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर मैं आउटपुट का चेंज करके नाम बिल्कुल रख लूँ कि अगर जो आप सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए जो सीक्वेंस आउटपुट पे है उसको मेंटेन करने के लिए वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट की इंफॉर्मेशन को और पास की आउटपुट की इंफॉर्मेशन। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो पूछ सकते और चले जाते हैं। अब्दुल्ला क्लियर है? ठीक है, तो हमने 2 प्रेमिसेस बनाए, एक कि सीक्वेंस होना चाहिए, वो सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हमें पास की भी इनपुट पास की भी आउटपुट इनपुट पे चाहिए अगले टाइम पे। 2 प्रेमिसेस हमने बना लिए। अब अगला प्रेमिस ये है, अगली प्रपोजिशन ये क्रिएट कर रहे हैं, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पास्ट की इंफॉर्मेशन को हम लाएंगे किस तरह प्रेजेंट इनपुट पे, पास की आउटपुट को प्रेजेंट इनपुट पे लाएंगे किस तरह। मिसाल के तौर पे अगर 3 नंबर आना था, पहले 2 था, तो ये 2 की इंफॉर्मेशन इनपुट पे 3 की इनपुट पे कैसे लाएंगे? जी उसके आउटपुट पे दूसरे के इनपुट पे ठीक है, फिर क्या होगा? इनपुट आ जाएगी, इनपुट आ जाएगी। और कोई? जी कोई और? फिर आप कहेंगे ऐसे ही क्या? नहीं ऐसे तो नहीं कह रहा, तो बहुत आगे चले जाते हैं। नहीं सर जी, जी बोलो। नहीं जब आगे बताऊँ नहीं बताओ। अब नहीं चल जैसी चीज़ें काउंटर पे पढ़ेंगे, अभी काउंटर पे पहुंचे नहीं, वो 3 हफ्ते बाद है, मिड के यानी कि समर के लिए छुट्टियाँ होंगी, उसके बाद काउंटर हमें टॉपिक है काउंटर, क्योंकि काउंटर को एग्जाम्पल ले रहा था, ये भी बहुत दूर है, 2-3 वीक्स के बाद काउंटर आएगा। जी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह काउंटिंग होती है। अगला जब हमारा बिजनेस बन रहा है कि अब ये जो पास्ट की वैल्यू को प्रेजेंट इनपुट पे किस तरह लाएंगे, उसका सिंपल तरीका है। देखें हमने इससे पहले से ही इस एक गेट को पढ़ा था, एक गेट को लेते थे उस पर काम करते थे, उससे सर्किट बनाते थे, और एक गेट को ये लेते थे। अब क्योंकि ये सीक्वेंशियल सर्किट है इसमें फीडबैक बहुत मैटर करता है। क्या मैटर करता है? फीडबैक, यानी कि जो आपने सीक्वेंस जनरेट किया उसमें फीडबैक हो रहा है। मैंने कहा ना अगर 3 को लाना है तो 2 का फीडबैक भी होगा पास्ट का, ठीक है, वो होगा तो आपकी 3 आएगा। या इसको इस तरीके से कहते हैं कि अगर आपने प्रेजेंट यानी कि 3 या 4 या रेड लाइट को जनरेट करना है तो उसको येलो का जो पहले जो इंस्टेंस था ग्रीन लाइट वो भी फीडबैक मिले। फीडबैक कहते हैं आपको, आप कहीं जाते हैं तो फ्यूचर के लिए आप पास्ट की इंफॉर्मेशन को जब लेते हैं उसको फीडबैक कहते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है, या इसको अप्लाई करें कि मेमोरी के तौर पे आपके मेंटली कि आप कहते हैं यार इस बंदे की मेमोरी बहुत अच्छी है, उसका ये मतलब होता है कि अगर आप इस टाइम पे कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करें या आपको चाहिए पास्ट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट में, तो आप जल्दी से रिकॉल करें विदाउट एनी एरर। हम क्या कहते हैं यार इस बंदे की मेमोरी अच्छी है, इसका फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छा है।
ठीक है, इसका मेंटली जो फीडबैक है वो बहुत एफिशिएंट काम करता है, और उसको नॉर्मल इंग्लिश के पार्लेंस में हम कह देते हैं कि ये मेमोरी इसकी अच्छी है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करें डिजिटल सर्किट में, कि हम ये कह रहे हैं कि जब रेड लाइट तब जलेगी अच्छी जब उसको अच्छा फीडबैक है। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज ये फीडबैक डिजिटल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किस तरह होगा। हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ये मेरे दो सर्किट थे, ठीक है, दो नॉर गेट्स तक हमने यही पढ़ा है। अब चूंकि मैंने फीडबैक को जनरेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, पास्ट की वैल्यू जो आ रही थी उसको अब इनपुट पे ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं इनपुट पे लेके चेक करता हूँ कि अब सर्किट का बिहेवियर क्या है। अब मैं यानी कि जो मेरी कॉम्बिनेशनल लॉजिक थी उसमें एक सिंपल सा मैं फीडबैक लगा रहा हूँ, इनपुट भी सेम, दो ही इनपुट्स ले रहा हूँ। सिर्फ ये कर रहा हूँ कि एक इनपुट को चेंज कर रहा हूँ और जो दूसरी इनपुट ब्लू कलर से है उसको मैं पुरानी को उठा के नए इनपुट पे ला के डाल रहा हूँ। क्लियर? आपने अब तक ये पढ़ा था कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करती थी कॉम्बिनेशन सर्किट में प्रेजेंट इनपुट पे। ठीक, लेकिन सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए, मेमोरी को जनरेट करने के लिए, अच्छे फीडबैक सिस्टम को बनाने के लिए मेरे कॉम्बिनेशन सर्किट का कुछ ना कुछ स्टोरेज भी होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन वो अगले टाइम में दे। उसको हम फीडबैक कह लें, मेमोरी कह लें, कुछ भी कह लें, आप कह सकते हैं। ठीक, तो जो हमारा प्रेमिस था वो अब बिल्ड हुआ, उसको हमने क्लियर किया, उसके कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर सीक्वेंस को मेंटेन करना है तो हमें फीडबैक भी रखना होगा, कुछ मेमोरी भी रखनी होगी। सीक्वेंस की वजह से ही हम इस पूरी पैराडाइम को सीक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं, कि हम एक सीक्वेंस मेंटेन कर लेते हैं। यही फर्क है कॉम्बिनेशनल लॉजिक और सीक्वेंशियल लॉजिक का। आल्दो के इसमें भी वही पैरामीटर्स यूज होते हैं, लेकिन अब इसमें एक फीडबैक की एडिशन होती है जो हमें पास्ट की आउटपुट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट में ला के दे देती है। अब जब उसको और अप्लाई करते हैं गेट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, तो एक छोटा सा हमने सर्किट लिया जो डॉट से बना हुआ था, दो सर्किट लिए, दोनों का फीडबैक एक दूसरे को दे दिया। ठीक है, अब चेक करेंगे ये जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक थी पहले ग्रीन वाली, अब उसको जब ब्लू से फीडबैक दे रहे हैं तो इसका बिहेवियर कैसे होगा उसको समझेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी, ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब इसी जैसे ही मैंने सपोज कर मेरे पास कोई घड़ी थी या कोई भी रैंडम काउंटर था या कुछ भी थी, जैसे ही हम ऑन करते हैं तो उसमें कोई रैंडम वैल्यूज आती है। जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ते हैं कि सबसे पहले कौन सा रिस्पॉन्स होता है, सबसे पहले कौन सा रिस्पॉन्स होता है जब भी सर्किट ऑन करते हैं, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल रिस्पॉन्स को क्या कहते होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ऐसा है या नहीं है? जैसे ही सर्किट ऑन करते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, यानी अगर आप बल्ब भी ऑन करते हैं तो स्पार्क आता है, थोड़ा सा देखते हैं ना कभी कभी, तो वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। जब वो स्टेबल होता है तो सैचुरेटेड हो जाता है, तो फिर गिरेगा वहाँ। इसी तरह लेट्स सपोज बिल्कुल जीरो से चलते हैं, मैंने जैसे ही घड़ी ऑन की, डिजिटल क्लॉक या काउंटर ऑन किया घर में, तस्वीर जो लोग पढ़ते हैं, तो एक रैंडम वैल्यूज आ जाती हैं, वो स्टेबल छोटे से मूवमेंट के लिए पल्स होते हैं छोटे से। ठीक, अब जब वो वैल्यूज आती हैं तो मैंने उसको कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सर्किट ऑन किया, एक छोटा सा सर्किट बनाया था, उसको मैंने जैसे ही ऑन किया तो दो वैल्यूज आ गई आउटपुट पे। जब ऑन किया उस टाइम को मैंने टी नॉट कह दिया, कोई टाइम कह दिया, 9 बजे कह दिया या वट एवर, समझने के अंदाजा कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो टाइम टी नॉट था, तो इसकी आउटपुट पे यानी आपकी काउंटर की तस्वीर की स्क्रीन पे आ गया 10। ठीक है, एक इसकी आउटपुट का नाम क्यू रख दिया, जो आर की आउटपुट आ रही है, एक इनपुट का नाम मैंने आर रख दिया, इनपुट का नाम एस रख दिया। एस की जो आउटपुट है उसका नाम मैंने क्यू बार रख दिया और इसका नाम क्यू रख दिया। यहाँ तक क्लियर है? जैसे ही मैंने ऑन किया
जैसे ही मैंने ऑन किया तो आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस मिला, तो आपको आउटपुट पे ये वैल्यूज मिल गई। अब मेरा सर्किट इतना अच्छा था कि वो अब ट्रांजिएंट से सैचुरेटेड की तरफ जा रहा है, इनपुट्स भी बाकायदा जैसा हमने डिज़ाइन किया वैसे देगा। ठीक है, तो हम ये सपोज करते हैं जब अगली बारी आई उसको उधर हमने आर और एस में 2 इनपुट्स दी। कौन कौन सी? आर को हमने इनपुट दी 0 और एस को इनपुट दी 1। ज़्यादा क्लियर है? तो इसका ये मतलब हुआ आर पे आ जाएगा 0 और एस पे आ जाएगा 1। और जब हम यहाँ पे ट्रांजिशन करेंगे यानी कि इनपुट्स आएंगी उसी टाइम ये फीडबैक होके पिछली वैल्यूज भी आगे आ जाएंगी। ठीक है, पिछले टाइम पे क्या वैल्यूज थी 1 और 0, ये 1 चल के इधर आ जाएगा, 1 चल के इधर आ जाएगा और ये वाला 0 चल के इधर आ जाएगा, फीडबैक आ जाएगा, आ गया। ठीक है, ध्यान समझने में रखिएगा। मैं फिर रिपीट करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ही ट्रांजिएंट्स के बाद हम सैचुरेटेड पे गए, स्टेबिलिटी की पे गए, तो मैंने इनपुट्स दी 2, एक आर थी एक एस थी। आर पे मैंने इनपुट दी 0, एस पे मैंने इनपुट दी 1। और उसी ट्रांजिशन पे जैसे इनपुट पे ट्रांजिशन हुई जो पिछली फीडबैक सिस्टम था वो भी अगले टाइम पे यानी कि उसी प्रेजेंट टाइम पे 2 वैल्यूज उसकी भी उसी मिल गई, वो उठा के ये वाली वैल्यू फीडबैक हुई इधर आ गई, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई। ठीक है, और अब जब 0 हमने आर को 0 दिया और इधर भी 0 आया, 0 0 0 0, ठीक है, इन्वर्ट हो के आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर? तो अब आउटपुट क्या आ गई T1 पे आपके पास, क्या आ गई 1, ये आउटपुट आ गई। ठीक है, और हमने S को दिया था 1, ये चल के 1 इधर आया, 1 × 1 1, इन्वर्ट होकर इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसकी आउटपुट में इधर लिख रहा हूँ, इसकी आउटपुट में D1 की ये इधर 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब जो नॉइज वाली बात थी क्लॉक या सर्किट साइकिल, हम सपोज करते हैं कि अगली ये कॉम्बिनेशन तो पूरी होगी। ठीक, अब अगला साइकिल फिर आता है। ठीक है, हम वैल्यू चेंज करते हैं। और अगर इसको और आसान तरीके से समझना हो तो यहाँ पे समझें, T1 था टाइम, R1 R क्यों हमने दिया 0, Q0 0 था तो आउटपुट आ गई 1, S1 था, Q0 1 थी तो आउटपुट आ गई 0। क्लियर है? अब टाइम T2 आया, क्या आया? टाइम T2 आया, तो जैसे ही टाइम T2 पे शिफ्ट हुए हमारी ये जो फीडबैक थी ये चल के इधर आ गई, ये वाला T1, ये Q जो है Q इधर आ गया और ये वाला चल के ऊपर आ गया। क्लियर? वही वैल्यूज आ गई। इनपुट पे हमने क्या किया, इस टाइम T2 पे R को 0 दिया और S को 0 दिया। क्या दिया? R को भी 0 दिया, S को भी 0 दिया। अगर जब मैं T2 को इधर देखूंगा, R को 0 दिया, S को भी 0 दिया, तो फीडबैक Q1 क्या हुआ, इधर 0 आ गया और इधर 1 आ गया। ये नॉर से गुजरे, ये दोनों नॉर से गुजरे तो आउटपुट 1 इधर आ गई और इधर 0 आ गया। समझ आ गई? तो वो मैंने जो आउटपुट आई थी टाइम T2 पे, वो मैंने ये आउटपुट्स आ गई, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। अगर नहीं समझ आए तो पूछ लें, तो क्या करें? ठीक है? क्लियर है? जी, तो मुझे नजर आ रही है जी। कश्यप क्या समझिए? क्या क्या पूछो? मैंने ये कहा
टाइम t2 अगली है, एक नया इंस्टेंस आ गया। अब नए इंस्टेंस की इनपुट थी r पे 0, यानी कि यहाँ पे 0 आ रहा है, और पिछले इंस्टेंस यहाँ से चल के फीडबैक होगी तो वैल्यू आ गई। इतना हमने गैप रखा हुआ है कि फीडबैक अगले जब नई इनपुट आए तो पिछली वाली फीडबैक भी आगे पहुंच जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये t2 वाला r की इनपुट्स यहाँ पे है, s की ये है, तो ये चल के इधर आ गया 0 इधर आ गया। यहाँ पे टाइम t1 पे अब t2 यूज कर रहे हैं, t1 के टाइम पे यहाँ पे 0 था, ये 0 चल के इधर आ गया फीडबैक के जरिए। 0 × 0 0 और होता है, इन्वर्ट लगा हुआ है, 1 होगा तो आउटपुट आपकी क्या आ जाएगी टाइम t2 पे। क्लियर है? क्लियर है? इसी को और सिंपल करके यहाँ पे मैंने शो कर दिया। r की इनपुट थी 0, q की इनपुट थी 0, इन्वर्ट होके 1, s पे आई 0, q पे आई 1, बात हो गया 0। जी, अब पूछेंगे ठीक है, यहाँ तक कोई अगर चीज पूछनी तो पूछिए। क्लियर है? अभी सिर्फ वही कॉम्बिनेशनल लॉजिक की माइंड चेस के साथ जा रहा है। ठीक है, सिंपली बता रहा हूँ कि जो मैंने ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये फिर इसके बाद डीप जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, फिर अगला टाइम t3 आता है। क्या आता है? टाइम t3 आता है। मैं इनपुट r की इनपुट को रख देता हूँ, r पे देता हूँ 1, s पे रखता हूँ 0, और समझने के तौर पे मैं आउटपुट मैं खुद यहाँ सपोज कर रहा हूँ, समझने के तौर पे मैंने सारे कॉम्बिनेशन समझाने हैं। समझने के तौर पे कहता हूँ कि पिछले टाइम पे जो पहले ये था ना 1 और 0 था, ठीक है, टाइम t3 पे यहाँ पे क्या था 1 और 0। अब मैं इसको उलट कर रहा हूँ, यानी कि इधर आए, हमने पहले जो एक सीक्वेंस बनाया था, यहाँ पे जो आउटपुट थी यहाँ पे इनपुट हो रही थी, यानी कि Q इधर चल के आ रहा था, ये इधर चल के आ रहा था। अब इधर मैं क्या करूँगा, उसका उल्ट कर दूँगा समझने के लिए। मैंने सपोज किया ये इनपुट तो दे दी, लेकिन जो पुरानी आउटपुट थी वो क्या थी, Q2 पे क्या था 1 था, और Q2 पे यहाँ पे 0 था। ये चल के इधर आएगा, ये चल के इधर आएगा, जो पहले 1 था जो हमने, लेकिन मैं समझाने के तौर पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ कि इधर होना तो वैसे चाहिए क्या, Q2 है ना, इधर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ 0, और यहाँ पे 1। समझ लीजिए, ठीक है। या इसको इस तरह कर सकते हैं, कोई और सीक्वेंस बना दे, जिसमें एक और सीक्वेंस बनाता तो आउटपुट रख देता क्या 1 0। तो अगले इंस्टेंस के जो टाइम t3 था, मेरे पास इनपुट आ गई r पे 1, और यहाँ पे क्या आ रही है Q2 बार पे 1 आ रही है। t3 पे देखें 1 1 × 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा टाइम t3 पे, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि इसको देखें, ये दोनों 1 × 1, यहाँ पे भी 1 1 1 × 1 0, फिर इन्वर्ट होकर यहाँ पे क्या आ रहा है 1 × 1 0, 1 × 1 1, यहाँ पे 1 आ गया, इन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा 0। इसका यहाँ पे S0 था, और Q क्या आ रहा था इसका, Q भी इसका आ रहा था 0, ये 0, यानी ठीक 0 × 0 0, इन्वर्ट होकर क्या आ रहा है, क्लियर है? क्लियर? अगर नहीं क्लियर तो फिर पूछ लें। अभी तो सिंपली इनपुट्स और आउटपुट्स कर रहे हैं, और कोई सिर्फ इनपुट्स की वैल्यू को भी अपनी मर्जी से डिजाइन कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं किया, वही कॉम्बिनेशन लॉजिक पढ़ी जो भी पहले पढ़ते रहे। सिंपली ये बता रहा हूँ कि वैल्यूज किस तरह दे रहे हैं और आउटपुट्स किस तरह हम ले रहे हैं। आगे यहाँ तक क्लियर? टाइम t4 आ गया, उधर करने की जरूरत नहीं, यहाँ से करो शॉर्टकट है। टाइम t4 आया, मैंने इनपुट्स में अब क्या दी 0, फिर और यहाँ पे 0,
ठीक। और Q3 पे ये Q3 था, इसकी वैल्यू चल के इधर आ गई और इसकी वैल्यू चल के इधर आ गई। ठीक है, मतलब ये चल के आपकी इधर आ गई और ये चल के इधर आ गई। ठीक है, जब ये आई इनको फिर 9 से गुजारा, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्लियर है? ठीक, यहाँ तक अगर क्लियर नहीं है तो पूछ। क्लियर है? टाइम T5 आया, अब क्या आया? टाइम T5 आया, तो मैंने फिर कुछ चेंजेस की। मैंने क्या की? यहां तक क्लियर है? अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं जी। ये अगले इंस्टेंस पे क्या होगा? PQ4 है तो यहाँ पे 0 होगा। PQ4 पे यहाँ पे 0 करते हैं, ये 1। ठीक है, क्लियर है? जब हम T4 से T5 आए, इधर देखें जी, T4 से T5 आए, यहाँ पे इनपुट हमने दी थी 0 0, अब हमने 1 1 कर ली, यानी एक इनपुट को हमने देखा 0 1 के साथ चेक किया, फिर 0 0 किया, फिर 1 0 किया, फिर 0 0 किया, फिर अब 1 1 का रहता था हमारा इंस्टेंस कॉम्बिनेशन। दो इनपुट्स है ना, S और R, दोनों फीडबैक हो रही हैं, तो तीसरे कॉम्बिनेशन को चेक करने के लिए मैंने क्या किया? 1 1 दे दिया। और ये वाला जो आपकी आउटपुट थी वो चल के इधर आ गई और ये वाली इधर आ गई। ठीक है, मेरी आउटपुट आ गई 0 इधर भी और इधर भी 0। फिर मैंने 1 1 को चेक किया, इसकी फीडबैक को लिया, फिर दोबारा मेरी आउटपुट क्या आ रही है? 0। यहां तक कोई बात पूछनी है तो पूछ। क्लियर है? तो ये मैंने जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स थे उसी को ही अप्लाई किए, कुछ नया नहीं किया। सिंपली कॉम्बिनेशनल लॉजिक के जो छोटे बहुत गेट्स थे उस पर फीडबैक को हमने इंसर्ट किया और फीडबैक को इंसर्ट करने के बाद एक बिहेवियर देखा नॉर गेट का कि किस तरह आउटपुट्स और इनपुट्स आपस में अलाइन हो रहे। क्लियर जी? बात उसको पूछ लें जी। अब समझिएगा, देखें मैं फिर जो थोड़ी देर पहले हमने प्रपोजिशंस बनाई थी, कुछ प्रीमिसेस बनाए थे, उसी पे बिल्ड करते हैं। हमने कहा था कि सीक्वेंस तब मेंटेन होगा जब अच्छा फीडबैक होगा और सीक्वेंस की जो प्रेजेंट आउटपुट होगी वो डिपेंड करेगी प्रेजेंट इनपुट पे और पास की वैल्यू पे। हमने पास की वैल्यू को लाने के लिए इस सर्किट में हमने फीडबैक दे दिया और इधर देखें जब फीडबैक दिया तो जब मैं इनपुट सब मेरी 2 बन रही थी R और S, आउटपुट बन रही थी Q और Q बार। जब मैं इनपुट पे देता हूँ 0 1, इनपुट पे दे रहा हूँ क्या 0, आउटपुट पे क्या आ रहा है 1 0 1 0। ये सारी अंदर लॉजिक तो मैंने समझा दी, ये जो जिस तरह हो रहा है। जब मैं इनपुट पे दे रहा हूँ 0 1
आउटपुट पे आ रहा है 1 0। जब इनपुट पे मैं दे रहा हूं 0 0, आउटपुट पे आ रहा है 1 0। जब ये कॉम्बिनेशन दे रहा हूं तो आउटपुट बनती है 1 0। जब ये कॉम्बिनेशन दे रहा हूं तो आउटपुट फिर बन रही है 1 0। जब ये कॉम्बिनेशन दे रहा हूं 1 0, आउटपुट पे आ रही है 0 1। जब इनपुट देता हूं 1 0 तो आउटपुट आती है 0 1। जब इनपुट देता हूं 0 1 तो आउटपुट आती है 1 0। क्लियर? और जब मैं इनपुट देता हूं 0 0 तो आउटपुट आती है 0 1। जब इनपुट में देता हूं 0 0 तो आउटपुट आती है 1 0। जब इनपुट देता हूं 0 1 तो आउटपुट आती है 1 0। जब इनपुट देता हूं 0 1, उसके बाद जब मैं देता हूं 0 0 तो जो पुरानी आउटपुट थी वही रिपीट हो रही है। जब इनपुट में देता हूं 1 0 तो आउटपुट आती है 0 1। उसके बाद मैं फिर दे रहा हूं 0 0 तो आउटपुट आ रही है 0 1। जब इनपुट में देता हूं 0 1 तो आउटपुट आती है 1 0। जब इनपुट देता हूं 1 0 0 1 के बाद जब इनपुट देता हूं 0 0 तो पुरानी वैल्यू रिपीट हो रही है। जब इनपुट में देता हूं 1 0 तो आउटपुट आ रही है 0 1। जब इनपुट उसके बाद में दोबारा फिर 0 0 दे रहा हूं तो मेरी वैल्यू फिर रिपीट हो रही है आउटपुट में। अगर रेड सिग्नल था तो फिर भी रेड सिग्नल बन रहा है। जब मैं इनपुट दे रहा हूं 1 1 तो आउटपुट आ रही है 0 0। जब इनपुट में दे रहा हूं 1 1 तो आउटपुट फिर आ रही है 1 0 0। लेकिन हमने कॉम्बिनेशन का ये सिचुएशन का रूल है, जब आउटपुट लेते हैं तो यहाँ पे क्यू है तो ये क्या है, क्यू बार, कि दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब 0 1 1 दे रहा हूं तो दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, जबकि ये इनवर्स होना चाहिए। क्यू उधर अगर क्यू है तो इधर क्यू बार होना चाहिए। तो ये वैल्यूज हमारी अलाइन नहीं हो रही उस लॉजिक के साथ। मैं फिर रिपीट करता हूं सारे उस प्रोसेस को। मैं इनपुट देता हूं 0 1 तो आउटपुट आती है 1 0। उसके बाद फिर इनपुट देता हूं 0 0 तो वैल्यू रिपीट हो रही है। फिर मैं नया केस उठाता हूं, नई केस उठाता हूं, कहता हूं कि 1 0 के साथ चेक करो, क्योंकि दो इनपुट से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 चेक कर लिए, दूसरी तीसरे को देता हूं, तीसरे को 1 0 देता हूं और उसकी आउटपुट आती है 0 1। तो यहां पे अगर मैं 0 0 दे रहा हूं तो फिर पुरानी वैल्यू रिपीट होती है। मगर जब मैं 1 1 दे रहा हूं तो दोनों की वैल्यूज ही सेम आ रही है, क्योंकि मेरी लॉजिक कोड के भी इनवर्स जा रही है। तो ये बिहेवियर हमें नजर आ रहा है। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी ये होती है कि मैं अगर 1 साल पुरानी कोई बात मैंने स्टोर की या पिक्चर स्टोर की, जब मैं पुरानी मैं चाहूं तो वो मेरे पास रिट्रीव हो। फीडबैक क्या है कि जब हम चाहते हैं कि प्रेजेंट इनपुट पे प्रेजेंट टाइम पे हमें कोई पास की वैल्यू की फीडबैक ला के दे। यहीं भी तो यही हो रहा है। मैं जब भी 0 0 दे रहा हूं मेरी पास की वैल्यू रिपीट हो रही है। मैं जब भी 0 दूंगा तो पास की वैल्यू रिपीट हो रही है। यही तो मेमोरी होती है। समझ आई? अब जब मैं 0 दे रहा हूं तो क्यू पे आ रहा है 1। हम एक ही आउटपुट को लेते हैं एक टाइम पे, ठीक है? या क्यू लेंगे या क्यू बार, ठीक है? तो जब भी मैं R पे 0 दे रहा हूं तो आउटपुट आ रही है 1, और जब भी R पे मैं 1 दे रहा हूं तो आउटपुट आ रही है 0। इसका ये मतलब है अगर मैं R को सेट कर R पे 0 दूंगा तो आउटपुट पे जो सर्किट की आउटपुट सेट हो रही है 1 आ रहा है, ठीक है? और अगर हम इसको एस के लिहाज से चलें
अगर मैं एस पे 1 दे रहा हूं तो आउटपुट आ रही है क्या, 0 आ रही है, रीसेट हो रहा है। अगर एस पे मैं 0 दे रहा हूं, या इसको इस तरह करो, मोस्टली बुक्स में लिखा होता है, एस पे मैं 1 दूं तो आउटपुट पे भी 1 आता है, इसको हम कहते हैं सेट। हम क्यू को ऊपर से उठाते हैं जो आपके सामने आता है, यानी आउटपुट इनपुट इधर ले रहा हूं, देख इधर ले रहा हूं, यानी इधर से ले रहे हैं, तो इसे कहते हैं सेट। अगर यहां 0 दे रहा हूं तो यहां पे 0 आ रहा है, कहते हैं सेट, सेम आ रहे हैं, ठीक है। जब मैं आउटपुट अगर 1 आएगी तो वो रीसेट होगी, जब 0 आएगी तो वो सेट, सॉरी, जब आउटपुट 1 आएगी तो वो सेट होगी, जब आउटपुट 0 आ रही तो वो रीसेट होगी। जब एस दे रहा हूं 1, अगर हम क्यू के लिहाज से चल रहे हो तो क्या हो रही है, सेट हो रही है। अगर क्यू बार के लिहाज से चल रहे हैं तो क्या होगी, रीसेट। अगर हम एस को ले, जब भी S1 देंगे फिर Q को ले, तो ये पूरा सीक्वेंस बनता है, हम पहले डिफाइन कर, S पे इनपुट होगी तो Q पे आउटपुट होगी। तो जब भी S दे रहा हूं तो हमें सेट मिल रहा है, जब भी S को 0 दे रहा हूं तो, जब S को 0 दे रहा हूं तो क्या मिल रहा है, 0, रीसेट। मैं समझाता हूं इसको, क्लियर करता हूं, इस पे भी मत कंफ्यूज हो, ठीक है, उसको यहां तक क्लियर है। इसी को हम ड्रॉ करते हैं कि जब भी 0 0 में नॉर के गेट पे दे रहा हूं तो क्या आ रही है, मेमोरी स्टेट, या एज, कुछ बुक में एज बिफोर भी लिखा हुआ है, यही आ रही है, यही हुआ ना। जब भी किसी भी इनपुट के बाद 0 0 इनपुट पे दिया तो आउटपुट तो पुरानी रिपीट हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी स्टेट। और जब भी मैं S को 0 कर रहा हूं, R को 1 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, S Q इधर 0 है, R क्या है, Q बार क्या है, 1, ये आ रहा है। और जब भी मैं S को 1 करता हूं, S को क्या करता हूं, जब भी मैं S को 1 करता हूं और R को 0 करता हूं तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, Q मैंने इधर लिखा हुआ है, Q मुझे इधर 1 मिल रहा है और इधर 0 मिल रहा है। और जब भी मैं 1 1 कर रहा हूं तो मेरी लॉजिक को अगेंस्ट जा रहा है, जिसको हम की वजह से हम कहते हैं ये कौन सी स्टेट है, नॉट यूज्ड स्टेट। ये कॉम्प्लीमेंट सेम वैल्यूज में है, क्लियर है। अब जब भी मैं S को 0 दे रहा हूं तो आउटपुट पे 0 आ रहा है, तो ये कौन सी स्टेट होगी, रीसेट। और जब भी मैं 0 1 दे रहा हूं आउटपुट पे 1 आ रही है, तो Q पे आउटपुट ले रहे हैं, तो ये कौन सी स्टेट होगी, अगर हम सिर्फ एक आउटपुट लें, यानी Q पे उठा रहे हैं, Q का कनेक्शन बना रहे हैं, तो जब 0 होगी वो रीसेट होगी और 1 होगी तो 1 पे, यानी कि हम सब रेस्ट नहीं करते तो 1 कर देते हैं, और 1 से 0 करना हो तो S को 0 करो तो ये रीसेट हो जाए। ज्यादा क्लियर है। इस पूरे टेबल को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कौन सा टेबल, इसको अब हम ट्रुथ टेबल नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज चेंज हो रही है, स्टेट्स हैं ये। जब भी आप 0 1 देंगे, जब भी आप 0 1 देंगे तो आउटपुट में भी 0 1 आएगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या होता है कि आप कुछ भी कर लें कि वो जो एंटी लॉजिक है वही रहेगी, यहां पे स्टेट चेंज हो रही है। तो अगर इसी सर्किट को आप नेट के साथ बनाएंगे, इसके साथ, अगर हम इसके साथ यही सर्किट बनाएं, किसके साथ, नेट के साथ,
और मैं उसका ट्रुथ टेबल बनाऊं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाऊं। उसमें क्या होगा, फर्क ये होगा, जो नॉर में हमारी मेमोरी स्टेट बन रही थी 00, नैंड में वो हमारे 1 पे मेमोरी स्टेट बनेगी। ठीक है, और 00 कौन सी स्टेट होगी, नॉट यूज। और यहां पे क्या हो रहा था, रीसेट हो रहा था, तो यहां पे क्या होगा, सेट होगा। इसको सेट कंडीशन कहेंगे, या स्टक स्टेट, और इसको तो ये आपकी नैंड से। अब इस पूरे सर्किट को देखें, इसका ये मतलब है कि सर्किट कुछ ना कोई वैल्यूज होल्ड करता है, और जो चीज होल्ड करती है इंग्लिश में उसको लैच कहते हैं। तो आज हमने लैच पढ़ी, अब समझ आई तुम्हें? मुझे तुमने वो जो बनाया था अंदर क्या हो रहा था, साइंस सारी, ठीक है। तो ये लैच है, हमने लैच नॉर से बनाई और नैंड से बनाई, और उसके बिहेवियर को देखा और मेमोरी को जनरेट किया, मेमोरी को समझा। अगर हम एक इनपुट ले रहे हैं और एक आउटपुट पे देख रहे हैं, अगर मैं s को 0 दे रहा हूं, जब भी s को 0 दूंगा या s r दोनों 0 होगी इनपुट, तो मेरी मेमोरी क्या होगी, मेमोरी स्टेट का आउटपुट होगी। जब s पे 0 है, r पे 1 है, तो आउटपुट भी 0 1 होगी। 1 0 तो 1, सीधे थोड़ा इन्वर्स होते हैं। यहां तक क्लियर है? और ये जो नॉट यूज है, इसके जो मेजर रीजन है जो हम इसको नॉट यूज कहते हैं, वो ये होती है कि क्योंकि मेरा इरादा है कि हम विवाल्डो और जिमनेक्स भी करेंगे, उसमें ये लॉन्ग प्रोग्रामिंग इनकी करेंगे 1-2 लेयर में आखिर में, या भी इसमें हमारे कुछ कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल सर्किट हो जाए, ताकि ये ऐसी चीज़ है अगर किसी का प्रोसेसर साइड पे जाने का इरादा है, प्रोसेसर डिज़ाइन, तो आपकी एक बेस बनेगी। ठीक है, तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा ये डिले भी बहुत मैटर करते हैं। अगर यहाँ इसका इनपुट आ रही है, हम ऐसे डिले लेते हैं नैनो सेकेंड में, तो इसका डिले 0 कुछ भी है, अगर वो डिले भी चेंज है तो आउटपुट भी चेंज होगी, आउटपुट चेंज होगी तो पूरे सर्किट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम इनके डिलेज को भी मैटर करते हैं। तो जब ये दोनों इनपुट्स आपकी आती है ना 1 1, या यहाँ पे 0 0, उससे क्या होता है कि जिस गेट के अंदर डिले कम होता है, ये क्या उसको कहूं कि जो गेट ज्यादा फास्ट होता है वो कंट्रोल करने लग जाता है। वो क्या करता है, यानी कि यहां से अगर ये वाला फास्ट है, डिले कम है, तो इसका फीडबैक भी जल्दी आएगा, इसकी इनपुट्स भी जल्दी आएंगी, तो ये इस पूरी लैच को यहां से कंट्रोल होने लगेगा, सिर्फ हमारा जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब होता है। तो एक मेजर रीजन ये होती है कि हम सेम इनपुट्स को नैंड की उसमें 0 0 को डिवाइड करते हैं और इधर 1 1 को डिवाइड करते हैं। तो ये एक तो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन थी, जो सेम होता है कि वो उसको रूल को तोड़ होता है, कॉम्प्लीमेंट भी जाता सेम आता है। दूसरा जो अंदर स्ट्रक्चरली जो इशू था वो होता है। तो आज हमने लैच पढ़ी, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने बिल्ड किया कॉम्बिनेशन लॉजिक से, कॉम्बिनेशन लॉजिक और कुछ नहीं किया, सिंपल नॉर को उठाया, 2 नॉर्स को, और उसको फीडबैक किया और सर्किट के बिहेवियर को देखा। वही कॉम्बिनेशन लॉजिक थी, ये अब तक पढ़ते रहे थे। अब इधर हमने फीडबैक दिया, कनेक्ट कर दिए उसकी पुरानी पास वैल्यूज की, इनपुट दी, और बड़ा स्ट्रेंजली हमें एक मेमोरी का एलिमेंट मिल गया कि जब भी 0 0 दे रहे हैं वो पुरानी वैल्यूज रिपीट हो गई, और जब भी यहाँ पे S पे 0 दे रहे हैं नॉर की लैच में, वहाँ पे Q पे हमें 0 मिल रहा है, रीसेट है। 1 अगर चाहिए, ये तो इनपुट से आउटपुट डिजाइन करें। अगर मुझे आउटपुट से इनपुट डिजाइन करेंगे, तो मैं जब भी मुझे आउटपुट पे 1 चाहिए तो ऐसे क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। लैच को समझा, और SR, इसको कहते हैं SR लैच,
डैश का मतलब होता है होल्ड। तो इससे फिर हम आगे चलेंगे। हमने रीसेट कंडीशन देखी, सेट कंडीशन देखी, और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ ले। एनी क्वेश्चन? ठीक है। एस की तरह 0, एस इधर 0, आर क्या है 1, और क्यू इधर 0 है, क्यू इधर क्या है